फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एस्पायरेंट पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं टेस्ट पेपर 14। तो फ्रेंड्स, टेस्ट पेपर 14 के क्वेश्चन नंबर 1 से 50 तक हम लोगों ने पिछले 2 पार्ट में डिस्कस कर लिया था और ये इस टेस्ट का थर्ड पार्ट है जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से क्वेश्चन नंबर 75 तक डिस्कस करेंगे एंड देयर विल बी अ पार्ट 4 इन विच वी विल डिस्कस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 76 अप टू 100। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 51 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स वेयर रिसेंटली रेटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स, कौन से ऐसे पीओपीज हैं जिनको अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रेटिफाई किया है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, रिसेंटली यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द रेटिफिकेशन ऑफ 7 केमिकल्स लिस्टेड अंडर द स्टॉकहोम कन्वेंशंस ऑन POPs यानी कि परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स। तो फ्रेंड्स, ऐसे 7 केमिकल्स हैं जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली रेटिफाई किया है। तो देख लेते हैं उन 7 केमिकल्स को। तो सबसे पहला है क्लोरडेकन, सबसे पहला केमिकल्स है क्लोरडेकन। सेकंड है हेक्साब्रोमो बाइफिनाइल, थर्ड है हेक्साब्रोमो डाइफिनाइल ईथर एंड हेप्टाब्रोमो डाइफिनाइल ईथर, इसको हम लोग कॉमर्शियल ऑक्टाबिडेई के नाम से जानते हैं। और फोर्थ है टेट्राब्रोमो डाइफिनाइल ईथर एंड पेंटाब्रोमो डाइफिनाइल ईथर, इसको हम लोग कॉमर्शियल पेंटाबिडेई के नाम से जानते हैं। और फिफ्थ है पेंटाक्लोरोबेंजीन, सिक्स्थ है हेक्साब्रोमो साइक्लोडोडेकेन और सेवेंथ है हेक्साक्लोरोब्यूटाडाइन। तो फ्रेंड्स, ये 7 केमिकल्स हैं जो पीओपीज के ऊपर जो कन्वेंशन हुआ था, दैट इज स्टॉकहोम कन्वेंशन, उसके अंदर ऑलरेडी लिस्टेड हैं। इनको अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रेटिफाई किया है। तो उनमें से अब आप देख लीजिए आपके ऑप्शंस में कौन कौन हैं। तो फ्रेंड्स, जो पहला है क्लोरडेकन, तो ये बिल्कुल सही है, ये उस 7 में से एक है, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। सेकंड है हेक्साब्रोमो बाइफिनाइल, तो फ्रेंड्स सेकंड भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। और थर्ड है डाइफ्लोरोमीथेन, तो फ्रेंड्स थर्ड जो है ये उन 7 केमिकल्स में से नहीं है, तो तीसरा आपका आंसर नहीं बनेगा। फोर्थ जो है पेंटाक्लोरोबेंजीन, तो फ्रेंड्स ये भी, इसका भी नाम अभी डिस्कशन में मैंने लिया था, तो ये भी आपका आंसर बन जाएगा। तो आपका आंसर हो गया 1, 2 एंड 4। जो थर्ड ऑप्शन है आपका डाइफ्लोरोमीथेन, तो फ्रेंड्स इसको R12 के नाम से जानते हैं। यह एक कलरलेस गैस होता है, इसको यूजुअली जो सोल्ड किया जाता है या सेल किया जाता है वो फ्रियन 12 के नाम से सेल किया जाता है। यह एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। तो आपका तीसरा जो है वो ऑप्शन में आंसर में नहीं होगा, आपका आंसर बनेगा ऑप्शन, जिस ऑप्शन में 1, 2 और 4 होगा वही आपका आंसर बनेगा। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में आपका मेंशन है 1, 2 एंड 4। 3 जो है वो डाइफ्लोरोमीथेन, तो फ्रेंड्स वो जो है वो पीओपीज के अंदर लिस्टेड नहीं है, उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हाल ही में रेटिफाई नहीं किया है, तो इसलिए आपका आंसर जो है वो सी हो गया, 1, 2 एंड 4। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 52 है Which of the following provisions was were provided under the communal awards। तो फ्रेंड्स, कम्युनल अवार्ड के बारे में आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि इन तीनों में से कौन कौन से ऐसे प्रोविजंस हैं जो कि कम्युनल अवार्ड में प्रोवाइड किए गए थे। तो फ्रेंड्स, एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो पहला है द डिप्रेस्ड क्लासेस वेयर टू गेट डबल वोट, one to be used through separate electorates and the other to be used in the general electorates। तो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जो डिप्रेस्ड क्लासेस है उनको डबल वोट दिया गया था, एक को जो है वो सेपरेट इलेक्टोरेट के तौर पर यूज करेंगे और सेकंड को जनरल इलेक्टोरेट्स के तौर पर यूज करेंगे। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इनको कम्युनल अवार्ड में ये चीज़ प्रोवाइड किया गया था। तो फ्रेंड्स, आप ये चीज़ जान लीजिए, कम्युनल अवार्ड जो है दैट इज अनाउंस्ड बाय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनाल्ड इन 1932। तो फ्रेंड्स, 16 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड अनाउंस किया गया था बाय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनाल्ड। और यह कम्युनल अवार्ड इंडियन फ्रेंचाइजी कमेटी के फाइंडिंग्स पर बेस्ड था, जिसको हम लोग लोथियन कमेटी के नाम से भी जानते हैं। इसमें कई सारे प्रोविजंस थे, इसके थ्रू जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स का प्रोविज़न है वो कई लोगों को प्रोवाइड किया गया था, जैसे मुस्लिम्स, यूरोपियंस, सिख्स, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस और डिप्रेस्ड क्लासेस, वोमेन, इवन द मराठाज वेयर टू गेट सेपरेट इलेक्टोरेट्स। तो फ्रेंड्स, इन सभी लोगों को सेपरेट इलेक्टोरेट जो है प्रोवाइड किया गया था कम्युनल अवार्ड के द्वारा। फ्रेंड्स, कम्युनल अवार्ड में जैसे कि डिप्रेस्ड क्लासेस जो पहला स्टेटमेंट में दिया गया है, डिप्रेस्ड क्लासेस को डबल वोट जो है वो दिया गया था। और जो बॉम्बे प्रोविंस में 7 सीट एलोकेट किया गया था मराठों के लिए। तो फ्रेंड्स, अगला स्टेटमेंट देखते हैं। अगला स्टेटमेंट जो सेकंड स्टेटमेंट है दैट इज वोमेन वेयर प्रोवाइडेड रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन सम प्रोविंसेस। तो फ्रेंड्स, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि कम्युनल अवार्ड के द्वारा
3% सीट जो है वोमेन के लिए सभी प्रोविंसेस में प्रोवाइड किया गया था, एक्सेप्ट नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, यानी कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस को छोड़ करके बाकी सभी प्रोविंसेस में 3% सीट जो है वो वोमेन के लिए रिजर्व किया गया था। ये कम्युनल अवार्ड के थ्रू किया गया था। तो फ्रेंड्स सेकंड स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। और जो थर्ड स्टेटमेंट है, सीट्स वेयर टू बी रिजर्व फॉर द मराठास इन द बॉम्बे प्रेसिडेंसी, तो फ्रेंड्स ये अभी आपको मैंने बताया कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी में 7 सीट जो है वो एलोकेट किया गया था मराठों के लिए। तो तीसरा स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए आपका आंसर बन जाएगा 1, 2, 3 ऑल। ऑप्शन सी में दिया गया है 1, 2 एंड 3, तो आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 53 है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द राइज ऑफ लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स इन 1930s कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। तो फ्रेंड्स 1920 से लेकर के 1930 का जो दौर था उसमें कई सारे लेफ्ट विंग पॉलिटिशियंस जो है, लेफ्ट विंग ग्रुप जो है वो डेवलप कर गया था इंडिया में, और उसके वजह से जो है सोशलिस्ट आइडियाज़ जो है वो काफ़ी स्प्रेड होना शुरू हो गया। और उसमें से कई सारे यंग पर्सन्स जो हैं जो कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किए थे। तो जब गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को क्विट किया था, उस डिसीजन से कई लोग जो है काफ़ी नाखुश हुए थे। तो के बाद जो कुछ लोग हैं, कुछ यंग पर्सन्स जो है, उन लोगों ने अलग हट करके कुछ न्यूज़पेपर वगैरह पब्लिश किए थे, जिसमें से आपको एक तरफ न्यूज़पेपर और पैम्पलेट दिया गया है इस क्वेश्चन में, और नेक्स्ट तरफ जो है उनके ऑथर या उनके पब्लिशर्स का नाम दिया गया है। आपको मैच बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड पेयर है। तो फ्रेंड्स जो पहला है द सोशलिस्ट, दैट इज पब्लिश्ड बाय एस ए डांजे, पहला जो है आपका बिल्कुल करेक्टली मैच्ड है। और सेकंड है नवयुग, तो फ्रेंड्स नवयुग इज पब्लिश्ड बाय मुजफ्फर अहमद, सेकंड इज आल्सो करेक्टली मैच्ड पेयर। एंड थर्ड इज इनकलाब, तो फ्रेंड्स इनकलाब इज पब्लिश्ड बाय गुलाम हुसैन, तो फ्रेंड्स थर्ड पेयर जो है आपका वो भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, यानी कि करेक्टली मैच्ड पेयर है। तो आपके 53 के भी आंसर में 1, 2 एंड 3 तीनों ही आएंगे। तो अब ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन आपका डी है जो वो आंसर हो जाएगा, यानी 53 का जो करेक्ट आंसर हो गया वो आंसर हो गया डी। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 54 है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल कंसीडर द फॉलोइंग डिफरेंसेस बिटवीन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। तो फ्रेंड्स इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के कंटेक्स्ट में आपको नीचे मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच जो डिफरेंसेस हैं वो दिए गए हैं। तो दोनों स्टेटमेंट को बारी बारी से देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है, while the extremists sought political independence from the British, moderates wanted British rule to continue in the interest of Indians। तो फ्रेंड्स पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो मॉडरेट्स थे वो चाहते थे कि इंडिया का मॉडर्नाइजेशन जो है वो हो रहा है, इंडियंस का मॉडर्नाइजेशन हो रहा है कॉलोनियल रूल की वजह से, तो कॉलोनियल रूल को कंटिन्यू करना चाहते थे वो लोग। जबकि दूसरी तरफ एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि जो कॉलोनियल रूल है उससे इंडिपेंडेंस हमें मिले, यानी पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस चाहते थे फ्रॉम द ब्रिटिश। जबकि मॉडरेट्स जो है वो चाहते थे कंटिन्यूएशन ऑफ द कंटिन्यूअल रूल, क्योंकि उन लोगों को लग रहा था कि इनकी वजह से ही हमारे यहाँ मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। तो आपका पहला स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। और जो सेकंड स्टेटमेंट है, रिलीजियस रिवाइवलिज्म बिकेम एन इम्पॉर्टेंट फीचर of the extremist struggle whereas moderates were enlightened in matters of social reform। तो फ्रेंड्स ये भी स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, क्योंकि जो रिलीजियस रिवाइवलिज्म का कॉन्सेप्ट है वो एक्सट्रीमिस्ट का जो है इंपॉर्टेंट फीचर बन गया था, जबकि मॉडरेट्स जो है वो सोशल रिफॉर्म को ज़्यादा प्रेफरेंस देते थे। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो आपका आंसर बन जाएगा 1 एंड 2 बोथ, तो आंसर हो गया ऑप्शन सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। तो क्वेश्चन नंबर 55 है, आइडेंटिफाई द एक्ट विद रेफरेंस टू द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। तो फ्रेंड्स नीचे आपको 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, और उन तीनों के बेसिस पर आपको बताना है कि ये तीनों स्टेटमेंट्स किस एक्ट से रिलेटेड है, किस एक्ट से संबंधित है। तो फ्रेंड्स पहला स्टेटमेंट देखते हैं। तो पहला स्टेटमेंट है, all the elected members of the Imperial Legislative Council including मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय अपोज द एक्ट। तो फ्रेंड्स जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स थे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के, सभी ने इस एक्ट को अपोज किया था। तो ये आपको पहला स्टेटमेंट में इन्फॉर्मेशन दिया गया है। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट वाज टू रिप्लेस द रिप्रेसिव प्रोविजंस ऑफ द वॉर टाइम डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 विद अ परमानेंट लॉ। तो फ्रेंड्स सेकंड स्टेटमेंट आपको बता रहा है कि जो ये एक्ट लाया गया था, जिसके बारे में ये आपको तीनों स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, उस एक्ट का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि जो 1915 एक्ट था, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915, उसको रिप्लेस करना।
और उसके जगह पर एक परमानेंट लॉ को स्थापित करना। सेकंड स्टेटमेंट ये बता रहा है आपको। और जो थर्ड स्टेटमेंट है दैट इज सत्याग्रह सभा वाज फॉर्म्ड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रुटैलिटी ऑफ दिस एक्ट। तो फ्रेंड्स इस एक्ट का, जिस एक्ट का जिक्र इस तीनों स्टेटमेंट में किया जा रहा है, उस एक्ट को कि ब्रुटैलिटी को के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए सत्याग्रह सभा का फॉर्मेशन किया गया था। अब आप बताइए ये किस एक्ट के बारे में बात कर रहा है। तो फ्रेंड्स ये रॉलेट एक्ट की बात कर रहा है। फ्रेंड्स रॉलेट एक्ट 1919 जो है ये उसकी बात कर रहा है। उसी में जब रॉलेट एक्ट लाया गया था तो फ्रेंड्स उसके जितने भी इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में इलेक्टेड मेंबर्स थे उन सब ने इनका विरोध किया था। हालांकि अब चूँकि जो नॉन ऑफिशियल इलेक्टेड मेंबर्स थे उनका माइनॉरिटी में थे, वो लोग मेजॉरिटी में थे नहीं, तो इस वजह से उनका जो अपोजिशन है यानी कि जो वो लोग विरोध कर रहे थे उनका विरोध को ओवर रूल कर दिया गया मेजॉरिटी के द्वारा, यानी ऑफिशियल नॉमिनीज के द्वारा ओवर रूल कर दिया गया और वो एक्ट पास हो गया और वो रॉलेट एक्ट था। तो इसलिए आपका जो आंसर हो जाएगा, यानी ये तीनों स्टेटमेंट के द्वारा जो बताया जा रहा है आपको रॉलेट एक्ट के बारे में बताया जा रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1919। तो फ्रेंड्स रॉलेट एक्ट को ही एनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 56 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस वाज वेयर प्रोवाइडेड बाय द पूना पैक्ट। तो फ्रेंड्स पूना पैक्ट के द्वारा कौन कौन से प्रोविजंस जो है प्रोवाइड किए गए थे, आपको नीचे 3 प्रोविजंस दिए गए हैं, आपको बताना है कि पूना पैक्ट के द्वारा कौन कौन से प्रोविजंस प्रोवाइड किए गए थे। तो फ्रेंड्स जब ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने 16 अगस्त 1932 को, यानी ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनाल्ड ने जब 16 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड अनाउंसमेंट किया था, तो फ्रेंड्स कम्युनल अवार्ड्स के कुछ प्रोविजंस ऐसे थे जिनसे गांधी जी जो हैं वो नाखुश थे, यानी गांधी जी को वो चीज़ पसंद नहीं था। उनके कुछ प्रोविजंस जो है कम्युनल अवार्ड्स के कुछ प्रोविजंस गांधी जी को पसंद नहीं थे, और तो उसके लिए उस समय 1932 के दौरान जो है गांधी जी यरवदा जेल पूना में थे, और तो पूना में ही उन्होंने अनशन स्टार्ट कर दिया, यानी कि गांधी जी ने फास्ट स्टार्ट कर दिया जेल में ही। और इसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए अम्बेडकर जी आए, और फिर गांधी जी, महात्मा गांधी और अम्बेडकर जी के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ, और वो एग्रीमेंट जो है वो रिजर्वेशन ऑफ इलेक्टोरल सीट्स फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस के रिगार्डिंग था। तो उसी को हम लोग पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं, क्योंकि वो जो एग्रीमेंट हुआ था वो यरवदा सेंट्रल जेल जो कि पूना में है वहाँ पर ही हुआ था, जेल के अंदर ही हुआ था, तो इसलिए उसको पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। तो आइए देखते हैं अब पहला स्टेटमेंट कि ये प्रोविजंस पूना पैक्ट में था कि नहीं, इसके प्रोविजंस को भी हम लोग जान लेंगे इसी क्वेश्चन के थ्रू ही। तो फ्रेंड्स जो पहला स्टेटमेंट है सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस, तो फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में जो एग्रीमेंट साइन हुआ था उसमें सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस की बात नहीं थी, यानी इस पे एग्रीमेंट नहीं बना था। तो पहला स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, यानी कि पूना पैक्ट के द्वारा सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस का कोई प्रोविजन नहीं था। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट है इंक्रीज इन द सीट्स फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स सेकंड स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इसमें जो एग्रीमेंट साइन हुआ था वो इसी पर हुआ था कि जो डिप्रेस्ड क्लासेस का सीट है उनको इंक्रीज कर दिया जाए, और डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए 2 टायर इलेक्शन सिस्टम जो है उसको इस्टेब्लिश किया जाए। तो फ्रेंड्स तीसरा स्टेटमेंट जो है 2 टायर इलेक्शन सिस्टम फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस, तो ये स्टेटमेंट भी अपने आप में बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए 2 टायर्ड इलेक्टोरल सिस्टम का व्यवस्था किया गया था। और फ्रेंड्स ये 2 टायर इलेक्टोरल सिस्टम होता क्या है, तो इसमें क्या था कि वोटर्स जो है वो पहले एक इलेक्टर्स को चूज करेंगे, यानी कि वोटर्स मिल करके कुछ इलेक्टर्स को चूज करेंगे, और फिर वो इलेक्टर्स मिल करके एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करेंगे। तो ये था 2 टायर इलेक्शन सिस्टम का प्रोविज़न। तो आपका पहला स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हो गया था, सेकंड और थर्ड करेक्ट है, तो आंसर बन जाएगा 2 और 3 जो कि है आपके ऑप्शन बी में, तो आप आंसर हो गया ऑप्शन बी। उसके बाद फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 57 है आइडेंटिफाई द कमीशन विद रेफरेंस टू रिकमेंडेशंस गिवन बिलो। तो फ्रेंड्स नीचे कुछ रिकमेंडेशन दिए गए हैं और आपको बताना है कि ये किस कमीशन के द्वारा ये रिकमेंडेशंस दिए गए थे, यानी कि विच कमिटी हैज़ मेड दिस रिकमेंडेशंस गिवन बिलो। तो पहला जो रिकमेंडेशन है उसको पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स पहला रिकमेंडेशन है इट वाज सेट अप टू स्टडी एंड रिपोर्ट ऑन प्रॉब्लम्स ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी बट इट्स रिकमेंडेशंस वेयर एप्लीकेबल टू द अदर यूनिवर्सिटीज ऑल्सो।
उसके बाद जो नेक्स्ट रिकमेंडेशन है, दैट इज़ वन ऑफ इट्स रिकमेंडेशन वाज दैट द स्टूडेंट शुड इंटर द यूनिवर्सिटी आफ्टर एन इंटरमीडिएट स्टेज rather than the metric for a 3-year degree courses in the university. और नेक्स्ट रिकमेंडेशन इस कमेटी का है, a separate board of the secondary and intermediate education should be set up for administration and control of the secondary and intermediate education. तो फ्रेंड्स ये तीनों ही रिकमेंडेशन जो है सैडलर कमेटी के द्वारा दिया गया था। यानी सैडलर कमेटी का ये कहना था कि स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी में इंटर करने के लिए इंटरमीडिएट स्टेज पहले हो जाना चाहिए, यानी कि जो यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस है वो इंटरमीडिएट स्टेज के बाद ही होना चाहिए फॉर द डिग्री कोर्सेस। और इनका जो अगला रिकमेंडेशन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन, कि एक सेपरेट बोर्ड होना चाहिए फॉर द सेकेंडरी एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन। तो ये रिकमेंडेशन किसके द्वारा था? सैडलर कमेटी के द्वारा। तो इसलिए आपका आंसर बन जाएगा इसमें सैडलर कमीशन, जो कि आपके ऑप्शन ए में है। तो इसलिए आप करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बाकी कमीशन के भी इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन को हम लोग देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स जो हर्टॉग कमीशन है ऑप्शन बी में, तो फ्रेंड्स हर्टॉग कमीशन का जो इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन था वो ये था कि इन्होंने एम्फेसिस, यानी कि एम्फेसिस किया था, जोर दिया था प्राइमरी एजुकेशन पे। तो हर्टॉग कमीशन का जो इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन था वो ये था कि इन्होंने कहा था कि प्राइमरी एजुकेशन पर जोर देना, फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है। और इन्होंने एक और इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन दिया था कि इन्होंने कहा था कि सिर्फ डिजर्विंग स्टूडेंट्स को ही हाई स्कूल और इंटरमीडिएट स्टेज के लिए जाना चाहिए, बाकी जो एवरेज स्टूडेंट्स है दैट शुड बी डाइवर्टेड टू द वोकेशनल कोर्सेज आफ्टर 8th स्टैंडर्ड। यानी कि 8वें स्टैंडर्ड के बाद ही जो एवरेज स्टूडेंट्स है उसको वोकेशनल कोर्सेज की तरफ डाइवर्ट कर देना चाहिए, जबकि जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स है उनको ही केवल हाई स्कूल और इंटरमीडिएट स्टेज में जाना चाहिए। और फॉर द इम्प्रूवमेंट्स इन द स्टैंडर्ड्स ऑफ द यूनिवर्सिटी एजुकेशन एडमिशन शुड बी रेस्ट्रिक्टेड। तो फ्रेंड्स ये भी एक इनका महत्वपूर्ण रिकमेंडेशन था हर्टॉग कमीशन का, कि इन्होंने कहा था कि एडमिशन को रेस्ट्रिक्ट कर दीजिए आप फॉर द स्टैंडर्ड ऑफ द यूनिवर्सिटी एजुकेशन। अगर आपको यूनिवर्सिटी एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं आप, तो एडमिशन को रेस्ट्रिक्ट कर दीजिए, यानी कि एडमिशन जो है या उसका कोई क्राइटेरिया फिक्स कर दीजिए। जैसे किसी यूनिवर्सिटी में आप देखते हैं कि टेस्ट लेकर के एडमिशन होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? वहाँ रेस्ट्रिक्टेड एडमिशन है, हर एक आदमी एडमिशन नहीं करा सकता है वहाँ। जो उस टेस्ट में क्वालिफाई करेगा वही उस लोग एलिजिबल होंगे उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। तो ये हुआ रेस्ट्रिक्टेड एडमिशन। तो इस तरह का प्रोविजन का बात जो है हर्टॉग कमीशन ने किया था। उसके बाद जो सी ऑप्शन में है आपका रिले कमीशन। तो फ्रेंड्स रिले कमीशन का जो इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन है 1902 में रिले कमीशन को इस्टेब्लिश किया गया था। और फ्रेंड्स इसी के रिकमेंडेशन पर बेस्ड इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट को पास किया गया था 1904 में। तो फ्रेंड्स इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 किसके रिकमेंडेशन पर बेस्ड था? तो ये क्वेश्चन भी आप आंसर कर सकते हैं अब, कि ये जो है रिले कमीशन पर बेस्ड था, यानी कि रिले कमीशन के रिकमेंडेशन पर बेस्ड ही इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट है जो पास किया गया था 1904 में। तो फ्रेंड्स इनका जो इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन था दैट इज़ यूनिवर्सिटीज़ वेयर टू गिव मोर अटेंशन टू स्टडी एंड रिसर्च। यानी कि यूनिवर्सिटीज़ को ज़्यादा फोकस कहाँ पर होना चाहिए? स्टडी और रिसर्च में। और इन्होंने एक और महत्वपूर्ण रिकमेंडेशन इन्होंने दिया था, इन्होंने कहा था कि जो कंडीशंस है या जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फॉर द एफिलिएशन ऑफ प्राइवेट कॉलेजेस, तो फ्रेंड्स उनको काफ़ी स्ट्रिक्टर बनाया जाए। यानी कि ऐसे नहीं कि कोई भी कॉलेज आए और उनको एफिलिएशन मिल जाए, यानी एफिलिएशन का जो कंडीशन है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उनको काफ़ी स्ट्रिक्ट बनाया जाए। ये भी रिले कमीशन का एक महत्वपूर्ण रिकमेंडेशन था। और रिले कमीशन ने एक और बात कही थी कि 5 लाख रुपए अगले 5 साल के लिए प्रत्येक वर्ष के हिसाब से इम्प्रूवमेंट के लिए दिया जाना चाहिए, सैंक्शन किया जाना चाहिए फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ हायर एजुकेशन एंड यूनिवर्सिटीज़। तो फ्रेंड्स ये रिले कमीशन के बारे में इंपॉर्टेंट इनका रिकमेंडेशन हम लोगों ने जाना। और रिले कमीशन पे ही बेस्ड, यानी इनके ही रिकमेंडेशन पर बेस्ड जो है यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 में पास किया गया था, ये भी हम लोगों ने देखा। उसके बाद जो डी ऑप्शन में है दैट इज़ सर्जेंट प्लान। तो फ्रेंड्स ये जो सर्जेंट प्लान है आपका, तो सर्जेंट प्लान क्या था इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स सर्जेंट प्लान जो है इनके अकॉर्डिंग इन्होंने जो रिकमेंड किया था, इन्होंने कहा था कि प्री प्राइमरी एजुकेशन जो 3 से 6 साल के बच्चे के बीच होना चाहिए वो बिल्कुल फ्री होना चाहिए। उसके बाद यूनिवर्सल और कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए 6 से लेकर के 11 साल के एज ग्रुप वाले बच्चों के लिए। उसके बाद हाई स्कूल एजुकेशन होना चाहिए फॉर द 11 to 17 ईयर्स ऑफ द एज ग्रुप फॉर द इलेक्टेड चिल्ड्रेन। और उसके बाद 3 साल का डिग्री कोर्स होना चाहिए आफ्टर हायर सेकेंडरी।
उसके बाद इन्होंने एक काम और किया था कि इन्होंने हाई स्कूल को 2 टाइप में बांट दिया था। एक को रखा था एकेडमिक और सेकंड जो है उनको सेकंड टाइप में रखा था टेक्निकल एंड वोकेशनल को। तो फ्रेंड्स ये कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस से, बाकी आपके जो दिए गए ऑप्शन में कमीशन का नाम है उन कमीशंस के। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 57। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58। क्वेश्चन नंबर 58 है, कंसिडर द फॉलोइंग पैसेज। तो फ्रेंड्स नीचे आपको पैसेज दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटी इज बिंग डिस्क्राइब्ड इन द अबव पैसेज। तो फ्रेंड्स ऊपर जो पैसेज दिए गए हैं उस पर बेस्ड आपको पूछा गया है कि ऊपर पैसेज में किस पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब किया गया है। तो फ्रेंड्स आइए पैसेज पढ़ते हैं। तो पैसेज है, ही वॉज अ ग्रेट सोशल रिफॉर्मर एंड एजुकेशनलिस्ट। तो फ्रेंड्स इस लाइन से आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा क्योंकि कई सारे पर्सनालिटी थे दैट वाज अ ग्रेट सोशल रिफॉर्मर एंड एजुकेशनिस्ट। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, ही फाउंडेड सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपको पता चल जाना चाहिए कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को किसने फाउंड किया था। तो फ्रेंड्स सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का फाउंडर जो है वो जी.के. गोखले साहब यानी गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो उन्होंने फाउंड किया था सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को। तो आंसर यहीं से निकल जाता है। उसके बाद आगे और भी पढ़ लेते हैं, इस पैसेज को जानकारी मिल जाएगी। अ सेक्युलर ऑर्गेनाइजेशन टू यूनाइट एंड ट्रेन इंडियंस ऑफ डिफरेंट एथनिसिटीज़ एंड रिलीजन्स इन वेलफेयर वर्क। तो फ्रेंड्स वेलफेयर वर्क में अलग अलग एथनिसिटीज़ से, अलग अलग रिलीजन से लोगों को लाना, उनको ट्रेन करना इन अ सेक्युलर ऑर्गेनाइजेशन। ये जो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी है इनका यही काम था। उसके बाद ही सर्व्ड एज अ मेंबर ऑफ इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो फ्रेंड्स जो गोपाल कृष्ण गोखले जी हैं इन्होंने इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर के रूप में भी सर्व किया था 1912 से लेकर के 1915 तक, यानी कि 3 साल तक। ही वॉज ऑल्सो इलेक्टेड टू द इम्पेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल वेयर ही वॉज कन्फर्ड द टाइटल ऑफ द लीडर ऑफ अपोजिशन। तो फ्रेंड्स आंसर तो पता चल ही गया आपको, आंसर है जी.के. गोखले। ये देख लीजिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी। तो आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 59 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द चंपारण सत्याग्रह। तो फ्रेंड्स चंपारण सत्याग्रह के बारे में आपको नीचे 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर करेक्ट। तो ऊपर दिए गए कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। तो फ्रेंड्स आइए एक एक करके देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है, राजकुमार शुक्ला परसुएडेड गांधी जी टू कम टू चंपारण इन बिहार। तो फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि राजकुमार शुक्ला ही वह व्यक्ति था जिन्होंने गांधी जी को रिक्वेस्ट किया था कि गांधी जी आप एक बार चंपारण आइए, जो कि बिहार में है। तो फ्रेंड्स चंपारण राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को रिक्वेस्ट किया था कि आप चंपारण आइए, वहाँ के किसानों की हालत बहुत ख़राब है, उनको देखिए। तभी गांधी जी बिहार गए थे चंपारण और वहीं से चंपारण मूवमेंट की शुरुआत किए थे। तो पहला स्टेटमेंट जो है आपका बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और सेकेंड स्टेटमेंट है, चंपारण मूवमेंट वॉज द गांधीजीज फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन सत्याग्रह। तो फ्रेंड्स सेकेंड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाता है, यानी सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो गलत है क्योंकि गांधी जी का जो फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन सत्याग्रह था या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था वो खेड़ा सत्याग्रह को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। यानी खेड़ा सत्याग्रह को गांधी जी का पहला नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को के रूप में जाना जाता है। यानी कि जो नॉन कोऑपरेटिव नेचर जो गांधी जी ने शो किया था वो पहली बार खेड़ा सत्याग्रह में शो किया था। चंपारण मूवमेंट जो है वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के रूप में जाना जाता है। यानी चंपारण सत्याग्रह वाज गांधी जी फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नॉट द नॉन कोऑपरेशन सत्याग्रह। तो इसीलिए सेकंड स्टेटमेंट आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। सेकंड स्टेटमेंट आपका आंसर नहीं बनेगा क्योंकि आपसे करेक्ट पूछा गया है, पहला अभी तक करेक्ट है। और जो तीसरा स्टेटमेंट है वो देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स तीसरा स्टेटमेंट है, एज अ कंप्रोमाइज with planters, Gandhiji agreed that only 25% of the money taken should be compensated। तो फ्रेंड्स थर्ड स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि जो गांधी जी है उन्होंने 25% मनी, यानी कि जितने भी मनी प्लांटर्स के द्वारा लिया गया था उनमें से सिर्फ 25% का ही कंपनसेशन मिलेगा। ये एग्रीमेंट पे फाइनली साइन हुआ था और तब जाके चंपारण मूवमेंट को एंड किया गया था। तो तीसरा स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। तो आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन 1 और 3 जो कि है आपके ऑप्शन डी में। तो आंसर हो गया ऑप्शन डी। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 60 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल कंट्रीब्यूशन इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। तो फ्रेंड्स सरदार वल्लभ भाई पटेल के
इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में क्या क्या कंट्रीब्यूशंस थे उससे रिलेटेड आपको नीचे 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स जो है उसको चुनना है। तो आइए देखते हैं पहला स्टेटमेंट। तो फ्रेंड्स पहला स्टेटमेंट है ही वॉज गिवन द टाइटल सरदार फॉर हिज कमेंडेबल लीड इन खेड़ा सत्याग्रह। तो फ्रेंड्स पहला ही स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो सरदार का टाइटल कन्फर किया गया था वो बरदौली सत्याग्रह के बाद किया गया था, यानी बरदौली सत्याग्रह 1928 के बाद। और बरदौली सत्याग्रह 1928 जो है उनको भी लीड किया था इन्होंने ही, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही। और इन्हीं बरदौली सत्याग्रह 1928 के बाद जो है वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल कन्फर किया गया था। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, यानी खेड़ा सत्याग्रह के बाद इनको सरदार का टाइटल नहीं बल्कि बारदौली सत्याग्रह के बाद सरदार का टाइटल कन्फर किया गया था। तो पहला स्टेटमेंट जो है आपका इनकरेक्ट हो जाता है, इसमें मैं क्रॉस का निशान लगा देता हूँ। और सेकंड स्टेटमेंट है ही एक्सप्रेस्ड हिज डिसमे एट गांधी जीज अनाउंसमेंट ऑफ विड्रॉवल ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन 1922। तो फ्रेंड्स सेकंड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है, क्योंकि फ्रेंड्स आप सबको पता है कि 1922 में जो चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था उसके बाद गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया था, और उसमें जो गांधी जी के साथ खड़े थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जबकि यहाँ पर स्टेटमेंट में लिखा गया है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल भी उनके अगेंस्ट थे। तो ये स्टेटमेंट भी आपका इनकरेक्ट हो जाता है। उसके बाद जो थर्ड स्टेटमेंट है, तो फ्रेंड्स थर्ड स्टेटमेंट है ही रिप्रेजेंटेड इंडिया ऑन द पार्टीशन काउंसिल ऑफ 1947 व्हिच ओवरसॉ द डिवीजन ऑफ पब्लिक एसेट्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो फ्रेंड्स थर्ड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रिप्रेजेंट किया था पार्टीशन काउंसिल को 1947 का, जिसमें जो है पब्लिक एसेट्स का डिवीजन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच। तो तीसरा ही स्टेटमेंट आपका सिर्फ करेक्ट हुआ, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट जो है वो गलत हो गया। तो इसका आंसर बन जाएगा ओनली 3, जो कि आपके ऑप्शन ए में है। तो इसलिए ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। तो क्वेश्चन नंबर 61 है Which of the following revolutionary leaders established the Home Rule League of America? तो फ्रेंड्स इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका का बात कर रहा है, यानी कि होम रूल लीग ऑफ इंडिया का बात नहीं कर रहा है। अगर होम रूल लीग ऑफ इंडिया का बात करेगा तो उसमें आंसर हो जाएगा तिलक, और यहाँ पर होम रूल लीग ऑफ अमेरिका की बात हो रही है तो उसका आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। तो फ्रेंड्स लाला लाजपत राय ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका को अक्टूबर 1917 में न्यूयॉर्क में इस्टेब्लिश किया था, सेटअप किया था। तो इसीलिए आपका आंसर क्या बन जाएगा, लाला लाजपत राय, जो कि आपके ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 61। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 62 देखने से पहले एक बारी बाकी जो लीडर्स हैं इसमें, वो भी चूँकि इम्पॉर्टेंट लीडर्स हैं तो उनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स लाला हरदयाल के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो आज से जान लीजिए। लाला हरदयाल वाज द लीडर बिहाइंड गदर पार्टी। तो फ्रेंड्स गदर पार्टी के ये एक इम्पॉर्टेंट लीडर थे लाला हरदयाल। इसमें रामचंद्र भगवान सिंह, करतार सिंह, सराबा बरकतुल्ला, भाई परमानंद, ये सभी गदर पार्टी के इम्पोर्टेंट लीडर्स थे। उसके बाद तारक नाथ दास। तो फ्रेंड्स तारक नाथ दास जो है उन्होंने ही फ्री हिंदुस्तान नामक मैगजीन को पब्लिश किया था 1908 में, वो भी कहाँ पर, सियाटल में, इंडिया में नहीं, सियाटल में। तो फ्रेंड्स और इन्होंने, तो ये हुआ तारक नाथ दास के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात। उसके बाद है नेक्स्ट है श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो फ्रेंड्स इसके बारे में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, शायद इसी टेस्ट पेपर के किसी या तो पहले पार्ट में होगा या दूसरे पार्ट में होगा। श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में वो करेक्टली मैच्ड पेयर वाला क्वेश्चन था, जिसमें हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था कि इन्होंने 1905 में लंदन में इंडियन हाउस नाम का एक हॉस्टल इस्टेब्लिश किया था, हॉस्टल को सेटअप किया था फॉर द इंडियन स्टूडेंट। और इन्होंने ही इंडियन होम रूल सोसाइटी के नाम से एक सोसाइटी भी इस्टेब्लिश किया था लंदन में ही 1905 में ही। तो ये था श्यामजी कृष्ण वर्मन के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 62 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू the policy of the Indian National Congress towards the Indian states that had been enunciated in 1920 at Nagpur session.
तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि नागपुर सेशन जो हेल्ड हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1920 में, उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस का इंडियन स्टेट्स की तरफ क्या पॉलिसी था, या उसके इंडियन स्टेट्स के रेफरेंस में क्या पॉलिसी इन्होंने बनाया था। तो उसके बारे में नीचे आपको 2 स्टेटमेंट्स जो हैं दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं पहला स्टेटमेंट। तो फ्रेंड्स पहला स्टेटमेंट है, अ रिजोल्यूशन कॉलिंग अपॉन द प्रिंसेस टू ग्रांट फुल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन देयर स्टेट वाज पास्ड। तो फ्रेंड्स पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है कि वहाँ पर एक रिजोल्यूशन पास किया गया था जिसमें फुल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को जो है रिस्पेक्टिव स्टेट्स में बिल पास किया गया था। तो पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। और जो सेकंड स्टेटमेंट है, कांग्रेस डिड नॉट अलाउ रेसिडेंट्स ऑफ स्टेट्स टू बिकम द मेंबर ऑफ कांग्रेस। तो फ्रेंड्स सेकंड स्टेटमेंट इसमें गलत हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है कि कांग्रेस ने अलाउ नहीं किया था। तो फ्रेंड्स कांग्रेस ने बिल्कुल अलाउ किया था कि आप आइए हमारा मेंबर बनिए। सिर्फ कांग्रेस ने ये चीज़ अलाउ नहीं किया था कि आप स्टेट्स में कोई भी मूवमेंट स्टार्ट करेंगे या कोई भी रिजोल्यूशंस जो है अगर स्टार्ट करेंगे तो वो कांग्रेस के नाम पर नहीं करेंगे। सिर्फ इन चीज़ों के लिए मना किया था नागपुर रिजोल्यूशन में। बाकी आप कांग्रेस का मेंबर जो है वो बन सकते हैं, यानी आप अगर कोई भी मूवमेंट स्टार्ट कर रहे हैं तो वो आप अपने नाम पर करिए, यानी अपने उस पर करिए, आप उसमें कांग्रेस के नाम पर कुछ नहीं करेंगे अपने स्टेट में। ये बात थी सिर्फ, बाकी मेंबर बनने से किसी को मना नहीं किया था। इसलिए सेकंड स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है यहाँ पे तो वो इनकरेक्ट हो जाता है। तो इसलिए आपका आंसर बन जाएगा 1 ओनली ऑप्शन ए। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 63 है, द पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रोस्पेरिटी रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय। तो फ्रेंड्स पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रोस्पेरिटी रिपोर्ट जो है वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा पब्लिश किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसलिए आपका जो आंसर हो जाएगा, पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रोस्पेरिटी रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड बैंक। तो फ्रेंड्स ये रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक के द्वारा हर एक दूसरे साल पे, यानी कि 2 साल के गैप, 1 साल के गैप पर, यानी हर 2 साल पे, ये बायएनुअल रिपोर्ट है। तो फ्रेंड्स हर 2 साल पे वर्ल्ड बैंक इस रिपोर्ट को जारी करता है। और ये जो 2020 वाला जो रिपोर्ट था जिस पर बेस्ड ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है, तो फ्रेंड्स ये जो पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रोस्पेरिटी रिपोर्ट 2020 था, तो उसमें कोविड-19 का इम्पैक्ट्स को बेसिकली इसमें दर्शाया गया है। जैसे कोविड-19 पेंडेमिक से रिलेटेड जो जॉब लॉसेस है तो उसको दर्शाया गया है। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट इस रिपोर्ट का जो की फाइंडिंग्स इस तरह से बोल सकते हैं वो ये कि इसमें जो पुअर का जो लिस्ट है उसमें कई फैमिली जो है उस पुअर लिस्ट में नए पुअर के रूप में शामिल हो गए हैं। ये इस लिस्ट का मेन हाईलाइट पॉइंट बोल सकते हैं इसको था। तो फ्रेंड्स इसमें आंसर आपका बन जाएगा ऑप्शन डी, वर्ल्ड बैंक। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 64 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कांग्रेस सेशंस वाज द स्वराज पार्टी फॉर्म्ड। तो फ्रेंड्स आपसे पूछा गया है कि किस कांग्रेस सेशन में स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन हुआ था। तो फ्रेंड्स इसका आंसर बन जाएगा गया सेशन 1922। तो फ्रेंड्स गया सेशन 1922 में स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन हुआ था। तो फ्रेंड्स आप सबको पता है कि चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद जब महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ किया था तो उससे कुछ लीडर्स जो हैं उनके सपोर्ट में भी थे। जैसे अभी हम लोगों ने जाना एक क्वेश्चन के थ्रू कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो खड़े थे गांधी जी के साथ। बाकी कुछ लीडर्स जो हैं वो इन चीज़ों से बिल्कुल ही मतलब उनका जो अपना विचारधारा था तो वो बिल्कुल अलग हो गया था। और इसी के बाद जो है आपको कुछ लोग चाहते थे इस मूवमेंट को कंटिन्यू रखना, कुछ लोग चाहते थे इस मूवमेंट को ख़त्म कर देना। तो उसी पर जो है पार्टी में दो फाड़ हो गया और स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। तो गया सेशन 1922 ही वह सेशन है जिसके बाद कांग्रेस में स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन हुआ था, जिसमें CR दास, मोतीलाल नेहरू ये लोग शामिल थे। तो इसलिए आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, गया सेशन 1922। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 65 है, which of the following factors led to the failure of the proposed structure of the Federation under the Government of India Act 1935। तो फ्रेंड्स इसमें पूछा गया है आपको कि जो भी प्रपोज्ड स्ट्रक्चर था फेडरेशन का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, उसके फेल्योर के लिए कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं रिस्पॉन्सिबल हैं। नीचे दिए गए हैं आपको कुछ फैक्टर्स, आपको बताना है कि उनमें से कौन कौन से फैक्टर्स जो है उस प्रपोज्ड स्ट्रक्चर के, यानी फेडरेशन का जो प्रपोज्ड स्ट्रक्चर था उसके फेल्योर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको मैं बता दूं कि फ्रेंड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ये प्रपोजल रखा गया था कि इंडिया जो है वो एक फेडरेशन बनेगा। ठीक है,
और वो तभी बनेगा जब 50% इंडियन स्टेट्स जो है वो इस यूनियन को ज्वाइन करने के लिए राज़ी हो जाएंगे, तभी जो है इंडिया एक फेडरेशन बनेगा। ये इस एक्ट 1935 में एक प्रपोज्ड स्ट्रक्चर था, बल्कि ये जो है सक्सेस नहीं हुआ, ये एक फेल्योर साबित हुआ, और वो जो उसके कई सारे फैक्टर्स हैं विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेल्योर ऑफ दिस प्रपोज्ड स्ट्रक्चर ऑफ दिस फेडरेशन। तो फ्रेंड्स, उसमें जो सबसे पहला फैक्टर है वो ये है कि जो मुस्लिम लीडर थे उनको हिंदू डोमिनेशन का डर जो है वो सताने लगा। तो जैसा कि पहला स्टेटमेंट में भी लिखा हुआ है, मुस्लिम लीडर्स वेयर अफ्रेड ऑफ द हिंदू डोमिनेशन। तो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सत्य है कि मुस्लिम लीडर्स जो है उन लोगों को हिंदू डोमिनेशन का डर सताने लगा। उनको लगा कि जो ज़्यादा ऑटोनॉमी है वो उन प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स में होना चाहिए जहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस हैं। तो पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। दिस इज़ द वन ऑफ द फैक्टर विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेल्योर ऑफ द फेडरेशन स्ट्रक्चर मेंशन्ड इन एक्ट 1935। तो पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है। और जो सेकंड स्टेटमेंट है, तो फ्रेंड्स सेकंड स्टेटमेंट है कांग्रेस अपोज द नॉमिनेशन बाय प्रिंसेस इन द फेडरल असेंबली। तो फ्रेंड्स, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है कि कांग्रेस ने भी अपोज किया था जो प्रिंसेस का नॉमिनेशन हो रहा था फेडरल असेंबली में, दैट इज़ अपोज्ड बाय कांग्रेस लीडर्स टू। तो ये भी एक फैक्टर्स है जो कि रिस्पॉन्सिबल है, आप कह सकते हैं, फॉर द फेल्योर ऑफ द फेडरेशन। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका आंसर बनेगा। और थर्ड स्टेटमेंट है द प्रिंसली स्टेट्स अपोज द राइट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इंटरवीन इन देयर इंटरनल अफेयर्स। तो फ्रेंड्स, थर्ड स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट हो जाता है, क्योंकि जो प्रिंसली स्टेट्स के जो प्रिंसेस थे उनको भी लगा कि नहीं ऐसा है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है वो हमारे इंटरनल मैटर में नहीं होना चाहिए, जब तक वो नहीं होगा तब तक ये सही नहीं है। तो वो भी इन चीज़ों को ज्वाइन करने से मना कर दिया था। तो इसीलिए तीसरा स्टेटमेंट भी जो है आपको फेडरेशन के फेल्योर से के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी आपका आंसर बन जाएगा, यानी 1, 2 एंड 3 ऑल आर द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स फॉर द फेल्योर ऑफ प्रपोज्ड स्ट्रक्चर ऑफ फेडरेशन इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इसलिए आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। उसके बाद आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। तो क्वेश्चन नंबर 66 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो फ्रेंड्स, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बारे में आपको नीचे 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पहला स्टेटमेंट। तो फ्रेंड्स, पहला स्टेटमेंट है इट वाज लॉन्च्ड एट द ढाका एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस इन 1906। तो फ्रेंड्स, पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है। जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पार्टी का फॉर्मेशन हुआ था वो सबसे पहली बार जो लॉन्च हुआ था दैट वाज ढाका एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस इन 1906। ये ढाका है जो बांग्लादेश की राजधानी है। तो फ्रेंड्स, उसको पहले ढाका के नाम से ही जाना जाता था। और सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। तो फ्रेंड्स, सेकंड स्टेटमेंट है इट एम्ड टू सेफगार्ड द पॉलिटिकल राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम्स। तो फ्रेंड्स, सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ था उसका मेन ऑब्जेक्टिव ही यही था कि पॉलिटिकल अवेयरनेस फैलाना है और जो भी पॉलिटिकल राइट्स है मुस्लिमों का और जो भी उनका इंटरेस्ट है उनको सेफगार्ड प्रोवाइड करवाना है। तो ये मुस्लिम लीग का मेन एम था। तो फ्रेंड्स, पहला और दूसरा स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। अब तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं। तो फ्रेंड्स, तीसरा स्टेटमेंट है मोहम्मद अली जिन्ना वाज वन ऑफ इट्स फाउंडिंग मेंबर। तो फ्रेंड्स, तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना जो है इसका फाउंडिंग मेंबर जो है नहीं था। मोहम्मद अली जिन्ना बाद में मुस्लिम लीग को ज्वाइन किए थे। मोहम्मद अली जिन्ना पहले कांग्रेस के मेंबर हुआ करते थे। 1913 में आकर के मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था, जबकि मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन जो है 1906 में ही ढाका एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस में ही हो चुका था। तो इसलिए तीसरा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो गया। तो आंसर बन जाएगा 1 एंड 2 ओनली, जो कि है आपके ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 67 है सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिफ कमीशन वाज अपॉइंटेड टू। तो फ्रेंड्स, सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिफ कमीशन किस चीज़ के लिए अपॉइंट किया गया था ये आपसे पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, आज जान लीजिए कि जो सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिफ कमीशन है दैट वाज अपॉइंटेड टू इन्वेस्टिगेट और इम्प्रूव द इरिगेशन फैसिलिटी इन इंडिया। तो इरिगेशन को इम्प्रूव करने के लिए
सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिफ कमीशन को अपॉइंट किया गया था। अब देख लीजिए किस ऑप्शन में है। तो फ्रेंड्स जो ऑप्शन ए है उसमें लिखा गया है इंक्वायर इनटू द कंडीशन ऑफ यूनिवर्सिटीज़ ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया के जितने भी कमिटीज़ थे वो हम लोगों ने पिछले किसी क्वेश्चन में डिस्कस किया है, जिसके चारों ऑप्शन में 4 कमेटियाँ थी और वो चारों ही कमेटी यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया से रिलेटेड थी, आप उनको देख लीजिए। उसके बाद जो बी ऑप्शन है, तो फ्रेंड्स बी ऑप्शन है प्रोवाइड अ न्यू असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू टू इम्प्रूव गवर्नमेंट फाइनेंसेस। तो फ्रेंड्स ये भी नहीं था। सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिफ कमीशन जो है लैंड रेवेन्यू को इम्प्रूव करने के लिए नहीं अपॉइंट किया गया था। उसके बाद जो सी ऑप्शन है इन्वेस्टिगेट एंड सजेस्ट मेजर्स टू इम्प्रूव इरिगेशन, तो यही आपका आंसर बन जाएगा, क्योंकि सर मॉनक्रिफ कमीशन को अपॉइंट ही किया गया था उनको कि आप कुछ रिकमेंड करिए ताकि इरिगेशन को इम्प्रूव किया जाए इंडिया में। तो फ्रेंड्स इसलिए आंसर आपका बन गया ऑप्शन सी। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 68 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द जालियांवाला बाग मैसेकर। तो फ्रेंड्स जो जालियांवाला बाग मैसेकर के बारे में आपको नीचे 3-4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। तो आइए देखते हैं पहला स्टेटमेंट। तो फ्रेंड्स पहला स्टेटमेंट है सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल वेयर लोकल लीडर्स इन पंजाब फॉर होम सॉलिडेरिटी प्रोटेस्ट वाज ऑर्गेनाइज्ड। तो फ्रेंड्स पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। जो जालियांवाला बाग मैसेकर हुआ था वो जो सैफुद्दीन किचलू है और डॉक्टर सत्यपाल है, इन दोनों को ब्रिटिशर्स ने अरेस्ट कर लिया था और उसी के खिलाफ जो है लोग वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। और उसी प्रोटेस्ट पर और ये जो कांड हुआ था सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, इनको 9 अप्रैल को अरेस्ट किया गया था। और ये लोग सिर्फ इस बात के लिए अरेस्ट किया गया था इन दोनों को, क्योंकि ये लोग जो भी ये दोनों सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल ये दोनों जो हैं वहाँ पर जो भी लोग रॉलेट एक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे उन प्रोटेस्ट को एड्रेस किया था इन दोनों ने, क्योंकि ये वहाँ के लोकल लीडर्स हुआ करते थे। तो इसलिए वहाँ पर पीपल्स को इन दोनों ने एड्रेस किया था और इसलिए ब्रिटिशर्स ने उन दोनों को अरेस्ट कर लिया था। तो इन दोनों के अरेस्ट के खिलाफ भी अब वहाँ पर प्रोटेस्ट शुरू हो गया था, सॉलिडेरिटी प्रोटेस्ट। तो पहला स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट है। और फिर उस प्रोटेस्ट पर 13 अप्रैल को जनरल डायर ने फायर करवाया था, तो उसी को जालियांवाला बाग मैसेकर के नाम से जाना जाता है। तो पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। उसके बाद जो सेकंड स्टेटमेंट है गांधी गेव अप हिज टाइटल ऑफ कैसरे हिंद एंड रविन्द्रनाथ टैगोर रेनाउंस्ड हिज नाइटहुड इन द प्रोटेस्ट। तो फ्रेंड्स सेकंड स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि गांधी जी ने कैसरे हिंद का टाइटल जो है वहाँ पर गिव अप कर दिया था और रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी नाइटहुड जो है अपना त्याग दिया था। तो इसलिए जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। और जो थर्ड स्टेटमेंट है उधम सिंह असैसिनेटेड जनरल रेजिनल्ड डायर हु प्रिसाइडेड ओवर द सप्रेशन ऑफ 1919 प्रोटेस्ट इन पंजाब। तो फ्रेंड्स सेकंड स्टेटमेंट सेकंड तो हो गया। जो थर्ड स्टेटमेंट है ये आपका इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि उधम सिंह ने जिनका असैसिनेशन किया था वो जनरल रेजिनल्ड डायर नहीं थे, वो माइकल ओ डायर थे। यानी कि उस समय जो 2 डायर हुआ करते थे, एक तो ब्रिगेडियर था जो ब्रिगेडियर जनरल रेजिनल्ड डायर, इसलिए उनको जनरल डायर भी कहा जाता है। और तो इन्होंने इम्प्लीमेंट करने का काम किया था रॉलेट एक्ट को, जनरल डायर। और जो दूसरा डायर है दैट इज़ माइकल ओ डायर। तो फ्रेंड्स उधम सिंह ने जिसका असैसिनेशन किया था वो माइकल ओ डायर है, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करते थे। तो फ्रेंड्स लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करते थे, इन्होंने उस मूवमेंट को सप्रेस करने का काम किया था और इसी वजह से उधम सिंह ने इनका असैसिनेशन किया था, वो भी लंदन जा कर के, यहाँ पर नहीं। तो इसलिए तीसरा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाता है। ये जो रेजिनल्ड डायर है तो इन्होंने सप्रेस करने का काम नहीं किया था, ये भी स्टेटमेंट उल्टा लिखा हुआ है, यानी कि ये पूरा ही स्टेटमेंट उल्टा पुल्टा है। जो उधम सिंह असैसिनेशन किया था वो रेजिनल्ड डायर नहीं थे और जो सप्रेस किया था वो भी रेजिनल्ड डायर नहीं थे। रेजिनल्ड डायर ने सिर्फ इम्प्लीमेंट करने का काम किया था और जो उस मूवमेंट, उस रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो मूवमेंट हो रहा था उस मूवमेंट को जो सप्रेस करने का काम किया था वो माइकल ओ डायर थे, जिनका असैसिनेशन उधम सिंह के द्वारा किया गया था। तो तीसरा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाता है। और जो फोर्थ स्टेटमेंट है no Indians were included as member in the Hunter committee that was set up to inquire into the excesses done by the General Dyer। तो फ्रेंड्स जनरल डायर के द्वारा जो भी एक्टिविटी किए गए थे तो उनको इंक्वायर करने के लिए उन पर एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई गई थी। उन कमेटी का नाम है हंटर कमेटी। तो फोर्थ स्टेटमेंट में आपसे कह रहा है कि नो इंडियंस वेयर इंक्लूडेड एज अ मेंबर इन द हंटर कमेटी। तो फ्रेंड्स फोर्थ स्टेटमेंट जो है आपका इनकरेक्ट है, क्योंकि उसमें 3 इंडियंस थे जिनको उसमें एज अ मेंबर रखा गया था हंटर कमेटी में। उसमें से तीनों मेंबर्स में
तो पहला मेंबर थे सर चिमनलाल हरिलाल सेतलवड़, जो कि वाइस चांसलर ऑफ बॉम्बे हुआ करते थे उस टाइम पे, बॉम्बे यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर। और उसके बाद जो दूसरा मेंबर थे वो पंडित जगत नारायण, और जो तीसरा मेंबर थे वो सरदार साहिबजादा सुल्तान अहमद खान। तो ये 3 इंडियंस थे जिनको हंटर कमेटी में शामिल किया गया था, तो इसलिए आपका फोर्थ स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो जाता है। तो आपका आंसर बनेगा सिर्फ 1 और 2, जो कि है आपके ऑप्शन ए में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। उसके बाद आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। तो क्वेश्चन नंबर 69 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द इंडियन नेशनल आर्मी INA। तो फ्रेंड्स इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में आपको नीचे 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपसे करेक्ट पूछा गया है। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है, द आइडिया ऑफ क्रिएटिंग एन आर्मी आउट ऑफ द इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वार वॉज फर्स्ट म्यूटेड बाय द मोहन सिंह। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सबसे पहले जो इंडियन नेशनल आर्मी क्रिएट करने का आइडिया आया था वो मोहन सिंह के द्वारा ही ये आइडिया फॉरवर्ड किया गया था। तो पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है। और जो सेकंड स्टेटमेंट है, विद द सपोर्ट ऑफ INA सुभाष चंद्र बोस सेट अप द प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री हिंदुस्तान फ्री इंडिया इन सिंगापुर। तो फ्रेंड सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। जो INA के सपोर्ट से ही सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में फ्री हिंदुस्तान या फ्री इंडिया को इस्टेब्लिश किया था एक प्रोविजनल गवर्नमेंट के रूप में। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। जो थर्ड स्टेटमेंट है, जवाहरलाल नेहरू अपीयर्ड एज डिफेंस काउंसिल फॉर INA प्रिजनर्स इन द कोर्ट ड्यूरिंग द INA ट्रायल्स। तो फ्रेंड्स INA ट्रायल्स के दौरान INA को जो डिफेंड कर रहे थे वो जवाहरलाल नेहरू एक डिफेंडर के रूप में अपीयर हुए थे। तो तीसरा स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा 1, 2 और 3 तीनों ही बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 ऑप्शन डी। उसके बाद आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। तो क्वेश्चन नंबर 70 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू प्लान बाल्कन। तो फ्रेंड्स प्लान बाल्कन क्या था, ये आपसे 2 स्टेटमेंट देकर के पूछ लिया गया है आपसे करेक्ट स्टेटमेंट प्लान बाल्कन के द्वारा। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं फ्रेंड्स। पहला स्टेटमेंट है, इट वाज प्रपोज्ड बाय द वाइसराय लॉर्ड वेवेल। तो फ्रेंड्स पहला ही स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि जो प्लान बाल्कन है एक प्लान फॉरवर्ड किया गया था माउंट बैटन के द्वारा। एक प्लान फॉरवर्ड किया गया था माउंट बैटन के द्वारा। उस प्लान में ये था कि जो भी प्रोविंसेस हैं, यानी कि जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे यानी प्रोविंसेस थे, तो उन प्रोविंसेस को एक इंडिपेंडेंट सक्सेसर स्टेट के रूप में रखा जाए, ना कि इंडियन यूनियन के रूप में। आप देखिए तो नेहरू जी ने उस प्लान को रिजेक्ट कर दिया था, और नेहरू जी ने ये कहते हुए रिजेक्ट किया था कि इससे जो है इंडिया का बाल्कनाइजेशन हो जाएगा। तो तभी से इस प्लान का नाम रखा गया प्लान बाल्कन, इसीलिए इसको प्लान बाल्कन का नाम से जानते हैं। तो आप समझ गए होंगे पहला स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है प्रपोज्ड बाय लॉर्ड वेवेल, जबकि ये गलत है। ये किसके द्वारा प्रपोज किया गया प्लान था, ये प्रपोज किया गया प्लान था माउंट बैटन के द्वारा, जो कि 1947 मई के महीने में ये फॉरवर्ड किया गया था, और नेहरू जी ने इसको रिजेक्ट कर दिया था। तो पहला स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो गया। सेकंड स्टेटमेंट है, इट प्रपोज दैट द प्रोविंसेस बी डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंट सक्सेसर स्टेट्स रादर दैन एन इंडियन यूनियन। तो फ्रेंड्स यही तो प्लान बाल्कन था जो मैं अभी आपको समझा रहा था, यही प्लान था जो माउंट बैटन के द्वारा फॉरवर्ड किया गया था। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। तो आंसर बन जाएगा 2 ओनली, क्योंकि पहला आपका इनकरेक्ट था, आपसे करेक्ट पूछा गया है। तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 71 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको नीचे 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। तो आइए देखते हैं पहला। तो फ्रेंड्स पहला स्टेटमेंट है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI वाज बैंड इन ब्रिटिश इंडिया इन 1934 टू कर्ब द कम्युनिस्ट एक्टिविटीज़। तो फ्रेंड्स पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि जब 1920 से 1930 का वो दौर था, जब कम्युनिस्ट मूवमेंट काफ़ी, या कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का आप कह सकते हैं कि काफ़ी स्प्रेड होना शुरू हो गया था इंडिया में, तो तभी से अंग्रेज़ों के कान खड़े हो गए थे, और उन्होंने 2 कंस्पिरेसी केस भी देखे, कानपुर और मेरठ कंस्पिरेसी केस, जो कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के द्वारा ही इन्फ्लुएंस्ड था। तो इन दोनों केस को देखते हुए अंत में फाइनली ब्रिटिशर्स ने ये डिसाइड किया और CPI को डिक्लेयर कर दिया। CPI और जितने भी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी वाले भी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन थे, उन सभी को अनलॉफुल डिक्लेयर कर दिया इंडिया में। तो पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है, और ये सब किया था 1934 में। तो इसीलिए पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है कि
ब्रिटिशर्स ने सीपीआई को बैन कर दिया था। इन्होंने अनलॉफुल घोषित कर दिया था कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जितने भी थे उन सभी को। और सेकंड स्टेटमेंट है दत्त ब्रैडली थीसिस प्रॉम्प्टेड कम्युनिस्ट टू वर्क एज अ यूनाइटेड फ्रंट विद इन द कांग्रेस। तो फ्रेंड्स सेकंड स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो फ्रेंड्स जितने भी एंटी फासिज्म यानी एंटी फासिस्ट जितने भी एंटी फासिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थे उन सब ने इकट्ठा एक मीटिंग किया और उस मीटिंग के दौरान एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जिस डॉक्यूमेंट का नाम था दत्त ब्रैडली थीसिस। और उसी में ये बात कही गई है कि जितने भी एंटी फासिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उन सबको एक यूनाइटेड फ्रंट की तरह काम करना चाहिए और उसमें जो कांग्रेस है दैट कैन प्ले ग्रेट पार्ट। तो इसीलिए सेकंड स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। और थर्ड स्टेटमेंट है सीपीआई वाज अगेंस्ट द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिया इन द सेकेंड वर्ल्ड वार। तो फ्रेंड्स तीसरा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है क्योंकि जब 1941 में हिटलर ने अटैक किया था सोवियत यूनियन को तो कम्युनिस्ट पार्टी जितने भी थे उन सब ने ये डिसाइड किया अपना पॉलिसी चेंज करते हुए ये डिसाइड किया कि इसमें हम लोग ब्रिटिशर्स का साथ देंगे। तो इसीलिए जो सीपीआई है वो अगेंस्ट नहीं था बल्कि पार्टिसिपेशन के सपोर्ट में था सेकेंड वर्ल्ड वार में। तो थर्ड स्टेटमेंट आपका लिखा हुआ यहाँ पे इनकरेक्ट है। तो आंसर बन जाएगा आपका 1 and 2 ओनली जो कि है आपके ऑप्शन ए में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो गया। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 72 है विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर द डिमांड्स पुट फॉरवर्ड बाय द ज्वाइंट लीग कांग्रेस स्कीम बिफोर द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1916। तो फ्रेंड्स 1916 में जो लखनऊ सेशन हुआ था कांग्रेस का उसको लखनऊ पैक्ट भी बोलते हैं या आप कांग्रेस लीग पैक्ट भी बोल सकते हैं क्योंकि वहाँ पर जो है 1916 में लखनऊ सेशन के दौरान ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों एक साथ आए थे और दोनों ने मिलकर के ज्वाइंट कुछ डिमांड्स रखे थे। तो वो डिमांड्स आपको मैं बता देता हूँ एक एक करके। जो पहला डिमांड्स इन्होंने रखा था वो ये कि ब्रिटिशर्स के सामने कि आप हमें सेल्फ गवर्नमेंट्स जो है वो प्रोवाइड करिए जितना जल्दी हो सकता है। और दूसरा कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में आप इलेक्टेड मेजॉरिटी को बढ़ाइए और उनको ज़्यादा पावर ट्रांसफ़र कीजिए। और तीसरा डिमांड इनका था कि जो वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें कम से कम 50% इंडियंस को शामिल कीजिए। तो ये तीन ऐसे डिमांड्स थे जो ज्वाइंट यानी कि लीग और कांग्रेस ये दोनों ज्वाइंटली रखे थे अंग्रेज के सामने, ब्रिटिशर्स के सामने। अब आइए स्टेटमेंट देखते हैं। तो फ्रेंड्स पहला स्टेटमेंट है सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ द अर्लीस्ट एट द अर्लीस्ट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। और जो सेकंड स्टेटमेंट है रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू इलेक्टेड मेजॉरिटी एट सेंट्रल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज। तो फ्रेंड्स ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। और जो थर्ड स्टेटमेंट है हिंदूज एंड मुस्लिम्स टू हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द गवर्नर्स जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो फ्रेंड्स ये डिमांड्स आपको ज्वाइंट कांग्रेस लीग का डिमांड जो है ये नहीं था, ये बल्कि वेबल प्लान जो है 1945 में आया था तब उसमें ये प्रोविज़न था इक्वल रिप्रेजेंटेशन का जो कि प्रोवाइड किया गया था। और ये ये जो है आपको मुस्लिम लीग और कांग्रेस का ज्वाइंट जो डिमांड्स था उसमें से ये नहीं थे। तो इसलिए तीसरा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, तीसरा आपके आंसर में नहीं आएगा। तो आंसर बनेगा सिर्फ 1 and 2 ऑप्शन। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 73 है विद रेफरेंस टू द फॉरवर्ड ब्लॉक कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो फ्रेंड्स फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में आपको नीचे 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपसे करेक्ट पूछा गया है। तो आइए देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है इट वाज फाउंडेड बाय सुभाष चंद्र बोस, बिल्कुल सही। फ्रेंड्स जो त्रिपुरी सेशन हुआ था 1939 में उसके जस्ट बाद इन्होंने कांग्रेस के प्रेसिडेंट के रूप में जो सुभाष चंद्र बोस थे उन्होंने तुरंत रिजाइन किया प्रेसिडेंट पोस्ट से और फॉरवर्ड ब्लॉक का फॉर्मेशन किया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट है कि फॉरवर्ड ब्लॉक वाज फाउंडेड बाय सुभाष चंद्र बोस इन 1939, ये भी आप याद रख सकते हैं। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट है इट इंटेंडेड टू फंक्शन एज यूनिफाइंग फोर्स फॉर ऑल लेफ्ट विंग एलिमेंट्स। तो फ्रेंड्स जितने भी लेफ्ट विंग एलिमेंट्स थे उन सबको यूनिफाई करके फंक्शन करना चाहते थे। सेकंड स्टेटमेंट भी इसका बिल्कुल करेक्ट है। और जो थर्ड स्टेटमेंट है इट वॉइस्ड इट्स एक्टिव अपोजिशन टू सेकेंड वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार का बिल्कुल अपोज कर रहे थे। तो तीसरा स्टेटमेंट भी इसमें बिल्कुल करेक्ट है। तो यानी कि ये तीनों ही स्टेटमेंट जो है फॉरवर्ड ब्लॉक से रिलेटेड बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। तो आंसर बन जाएगा 1, 2 and 3 ऑल ऑप्शन डी। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 74 है दिस टेरिटरी इज लोकेटेड इन द साउथ पैसिफिक इज डिफाइंड एज
नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी बाय यूनाइटेड नेशन। रिसेंटली इन अ रेफरेंडम दिस टेरिटरी रिजेक्टेड इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम फ्रांस। Which of the following territories is best described by the above passage? तो फ्रेंड्स जो above ये पैसेज दिया गया है, इस पैसेज से किस टेरिटरी को डिफाइन किया गया है या किस टेरिटरी को समझ सकते हैं? तो फ्रेंड्स ये न्यू कैलेडोनिया एक टेरिटरी है जो फ्रेंच के अंदर रहा था 170 साल तक, यानी 170 साल तक इस पर फ्रेंच ने राज किया। उसके बाद अभी भी फ्रेंच उस पर अपना अधिकार समझता है, और लेकिन अभी उस इंडिपेंडेंट रेफरेंडम कराया जाता है कि आप किधर जाना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं या फ्रेंच में शामिल होना चाहते हैं। तो उसको 3 रेफरेंडम का एक अकॉर्ड साइन किया गया था कि उसके 3 रेफरेंडम कराए जाएंगे 2-2 साल के अंतर में, जिसमें 2018 में एक हुआ था और अभी हाल में 2020 में एक रेफरेंडम हुआ, उसी के बेस्ड ये क्वेश्चन आया है। तो फ्रेंड्स 2020 में जब ये रेफरेंडम हुआ तो उसमें 53.26% वोट्स जो है वो फ्रेंच के फेवर में आया है, यानी कि वहाँ के जो लोग हैं 53% वोट ये किया है कि हम फ्रेंच के साथ रहना चाहते हैं, इसलिए ये न्यूज़ में था। तो न्यू कैलेडोनिया आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यू कैलेडोनिया। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 75 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेयर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन होम रूल लीग। तो फ्रेंड्स इंडियन होम रूल लीग के क्या मेन मोटो थे, क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, उसको आपको पूछा गया है। नीचे 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आइए देखते हैं। पहला है कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल। तो फ्रेंड्स पहला ही स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि इंडियन होम रूल का जो ऑब्जेक्टिव था वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं था, दैट वाज डोमिनियन स्टेटस, तो इसलिए पहला स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाता है। सेकंड है फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स। तो फ्रेंड्स सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, जो इंडियन होम रूल लीग था उनका एक ऑब्जेक्टिव था लिंग्विस्टिक स्टेट क्रिएट करना। और थर्ड इज एजुकेशन इन द वर्नाकुलर लैंग्वेजेस, यानी लोकल लैंग्वेज में एजुकेशन होना चाहिए, रीजनल लैंग्वेज में एजुकेशन होना चाहिए, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है, ये भी इनका डिमांड था, इनका ऑब्जेक्टिव था। और जो फोर्थ स्टेटमेंट है प्रमोटिंग पॉलिटिकल एजुकेशन टू एरोज अ सेंस ऑफ प्राइड इन द मदरलैंड। तो फ्रेंड्स फोर्थ स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, इंडियन होम रूल लीग का ये ऑब्जेक्टिव था कि पॉलिटिकल एजुकेशन को प्रमोट करिए ताकि लोग अपने मातृभूमि पर गर्व करें। तो फ्रेंड्स ये भी स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि इसमें सिर्फ पहला जो है वो आपका इनकरेक्ट हुआ, बाकी 2, 3 एंड 4 वो करेक्ट है, आपसे करेक्ट ही पूछा गया है, तो इसलिए आंसर बनेगा 2, 3 एंड 4 जो कि है आपके ऑप्शन डी में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स ये 51 से क्वेश्चन नंबर 75 तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 76 से 100 तक डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।